न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं हमारी शिक्षा नीतियाँ। इस नीति के पहले कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई। पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय लाई गई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, जो श्री राजीव गांधी के समय लाई गई थी। 1986 के बाद से क्या हुआ, 1992 में इसी 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किया गया, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया। इसके बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1986 के बाद में जो नीति लागू की गई, उसी में संशोधन करते गए और जिस प्रकार के कुछ इनपुट्स देखने को मिली। इसके बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में लाई गई है। ये 3 शिक्षा नीतियां हैं जो हमें अभी तक देखने मिली हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 1968 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी, मैंने इसी शिक्षा नीति से पढ़ाई की है। इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति से भी पढ़ाई की है आगे, और 2020 में लाई गई, इसके बारे में अध्ययन करूँगा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने की पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो इसने अपने मैनिफेस्टो में नई शिक्षा नीति के बारे में लिखा था। तो उसी को पूरा करने के लिए 2015 में जब जो 2015 में एक समिति TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 को सौंपी। इसी रिपोर्ट्स के इनपुट के आधार पर जून 2017 में इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगम की अध्यक्षता में गठित समिति ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मई 2019 को सरकार को सौंपा। इस शिक्षा नीति में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों, विषय विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के लगभग 2 लाख सुझाव शामिल किए गए, जो कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से प्राप्त किए गए थे। इनको भी शामिल किया गया था। इसे अब तक की सबसे बड़ी कमेटी माना जा सकता है। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। तो इस शिक्षा नीति बनाने के पहले के समय की ये पृष्ठभूमि है। इसके बाद में देखते हैं हम, यह शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद लाई गई है। 1986 में लाई गई थी पहली, इसके बाद 2020 में लाई गई, तो ये 34 वर्ष बाद लाई गई है। हम देखते हैं इस शिक्षा नीति से परिवर्तन क्या होंगे। पहला परिवर्तन ये होगा कि जो HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। दूसरा परिवर्तन ये होगा, इसमें GDP का जो अभी तक सरकार 1.6 या अभी वर्तमान में 3% या 4% का खर्च कर रही थी, उसका वह 6% तक इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर ग्रास एनरोलमेंट रेशियो के बारे में जान लेते हैं। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में हमें मालूम चला कि 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनको विद्यालय में प्रवेश होना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पर 900 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, बाकी के 100 बच गए, तो वहाँ पर जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो होगा वो 90% होगा, यानी 100 में से 90। लेकिन ये स्टूडेंट हाई स्कूल तक आते आते 600 बच जाते हैं, यानी बीच के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और हायर सेकेंडरी तक आते आते मान लीजिए, ये अनुमान से लिखा है उदाहरण के रूप में, 400 रह जाते हैं। कॉलेज में जी कितना रह जाता है, 200 रह जाता है। तो इसी को, ऐसा भी हायर एजुकेशन में 30% है, तो इसी को
इसी रेशियो को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हम देखते हैं कि चौथे इसमें क्या हुआ है, जो अभी तक 10+2 सिस्टम चल रही थी उसको 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया गया है। और 5 क्या किया गया है, जो स्ट्रीम सिस्टम थी, स्ट्रीम एजुकेशन स्ट्रीम एजुकेशन माने फिजिक्स साइंस, इसे एक साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, इस प्रकार की जो स्ट्रीम चल रही थी उनको अब समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थी कोई भी विषय ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ मुख्य परिवर्तन इसमें देखे जाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों शिक्षा नीतियों के बारे में देख लेते हैं, शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो इसका जो शिक्षा नीति 1986 था, इसका फॉर्मेट 10+2 था। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसका फॉर्मेट 5+3+3+4 फॉर्मेट हो गया है। स्टूडेंट इसमें एंट्री करते थे 6 साल की ईयर में, 6 साल में विद्यार्थियों का प्रवेश होता था। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें विद्यार्थियों का प्रवेश 3 साल में होगा। इसमें जो 10+2 में 10 का मतलब है फॉर्मल एजुकेशन, कब से कब तक होगी, 6 से 16 वर्ष तक, यानी क्लास 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक अपनी ये चलेगी फॉर्मल एजुकेशन। और 2 का मतलब क्या है, स्ट्रीम एजुकेशन, जो 17 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए होगी और जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में चलेगी। फिर इसका मतलब क्या है, स्कूल लाइफ कब से कब तक रहेगी, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक स्कूल लाइफ रहेगी। अब हम इस तरफ देखते हैं, इसमें 5+3+3+4 है। तो जो 5 है उसका मतलब है प्री प्राइमरी, ये 3 साल तक रहेगी। इसमें केजी, एलकेजी और यूकेजी रहेगी, ये 3 साल रहेंगे। इसमें ये आंगनबाड़ी के अंतर्गत इतना कोर्स होगा। प्री प्राइमरी ये 2 साल तक रहेगी, क्लास 1 और क्लास 2। 3 का मतलब ये वाला 3, इसका मतलब है क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक 3 साल तक रहेगा। फिर एक और 3 है जी, इस 3 का मतलब क्लास 6 to क्लास 8, ये भी 3 साल तक रहेगी। फिर है 4 आ गया जी, 4 मीन्स क्लास 9 to क्लास 12, ये भी 4 साल, ये 4 साल रहेगा। इसके बाद हम स्कूल लाइफ तो किससे कब से कब तक होगी, इसमें स्कूल लाइफ देख रहे हैं हम 6 वर्ष से 18 वर्ष तक है। इसमें स्कूल लाइफ 3 साल से लेके 18 साल तक रहेगी। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल में दी जाती है, वो भी स्ट्रीम के साथ। यानी स्ट्रीम का मतलब है आर्ट वाले स्टूडेंट BA, MA, BA करते हैं, BA के बाद BSc, MSc, वो BCom, इस प्रकार की डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन अब क्या होगा, इसमें ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल का होगा और स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 2 साल की होती है। अब क्या होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो 1 साल या 2 साल की रहेगी। MPhil इसमें कंटिन्यू थी, यहाँ पर क्या होगा, MPhil डिसकंटिन्यू हो जाए, MPhil को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर PhD कंटिन्यू है और इस एजुकेशन में भी PhD कंटिन्यू रहेगी। तो जी अपन ने इसका ड्राफ्ट समझा कि 1986 की नीति थी उसमें क्या था और 2020 में क्या है। अब हम इस 2020 की जो नीति है उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा था 5 मीन्स का मतलब फाउंडेशन स्टेज। अब देखो जैसे जे था ना, इतना अपन ने देखा था शिक्षा नीति में। फॉर्मेट क्या है इसका, 5+3+3+4। हम इस 5 के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। स्कूल एंट्री कब करेंगे, 3 साल में। प्राइमरी का 5 मीन्स जी लिखा हुआ अभी हम समझा चुके हैं। अब हम देखेंगे इसमें इस जो 5 है इसमें जो 2 चीज़ें शामिल हैं, KG, LKG, UKG, ये 3 साल तक रहेगा। और प्री प्राइमरी 2 साल की रहेगी, क्लास 1 और क्लास 2। इसमें क्या रहेगा, किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, तो खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी, खेल खिलाया जाएगा। इसमें शिक्षा में तो बाकी की बात है कि इसमें जो घर पर स्टूडेंट खेल खेलते हैं तो उनसे स्कूल ही में जो भी घर पर करते हैं वही कराया जाएगा। ड्रेस की या कोई इसकी चिंता नहीं रहेगी। आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या प्ले स्कूल में 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी। जी वाली जो 3 साल की शिक्षा है वो आंगनबाड़ी में दी जाएगी, बाल वाटिका में दी जाएगी या प्ले स्कूल में दी जाएगी। विद्यार्थियों में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा, जो भी घर में करते हैं वो यहाँ आकर के करेंगे। भाषा विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें चूँकि जो प्राइमरी स्टेज है यहीं से विद्यार्थी की जो भाषा है उसको विकसित किया जाए। प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, यानी इसमें खेल खिलाया जाएगा।
टीचर क्या करेंगे, खेलों के द्वारा ही इस प्रकार के खेल खिलाए जाएंगे कि उनकी जो मानसिकता वो अध्ययन के प्रति भी जागृत हो सके। उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो केजी, एलकेजी, यूकेजी में किया जाएगा वही क्लास 1, क्लास 2 में भी आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या होगा कि कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी इन कक्षा में क्लास केजी से लेकर के क्लास 2 तक कोई परीक्षा नहीं होगी। विद्यार्थियों को जो वो घर में करते हैं वो यहाँ पर करवाया जाएगा, तो उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट 3 मीन जो 2-3 है उनमें पहले 3 का मतलब क्या है। प्रीपरेटरी स्टेज देखेंगे, जो शिक्षा नीति 2020 है उसका फॉर्मेट ये था 5+3+3+4। स्टूडेंट इसमें 3 साल में करते प्रवेश। जी 5 का हम मतलब समझा चुके हैं। अब जो 3 मीन्स है इसका हम यहाँ पर समझने वाले। क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक ये रहेगा। इसमें क्या होगा, कक्षा 3 से कक्षा 5 शामिल रहेगी। क्रिया आधारित शिक्षा होगी। क्रिया आधार माने उनसे एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जो शिक्षक पहले से तैयार कर लेंगे कि हमें ये पढ़ाना है, उसी से रिलेटेड वो खेल खिलाएंगे। तो खेल के द्वारा उनको शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 3 से अभी देखो 2 तक परीक्षा होना नहीं है, इसी बिना परीक्षा ही के स्टूडेंट उनको केवल खेल के माध्यम से शिक्षा को जोड़ना था। अब वो जोड़ जाएंगे तो उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी, तो शिक्षा की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अब उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी यहाँ से। इसमें क्या होगा, बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। जो भी वो घर पर भाषा बोलते हैं या उनकी जो मदर टंग है या जो स्थानीय भाषा होगी या जो क्षेत्रीय भाषा होगी उसी में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भाषा की अनिवार्यता नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया जाए। अनिवार्य नहीं होगा कि वो अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ें या हिंदी माध्यम से। जो भी लोकल लैंग्वेज होगी या जो घर की लैंग्वेज होगी उसी में शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। हाँ, अंग्रेजी को समाप्त नहीं करेंगे, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक जोड़ घटाना के साथ खेलकूद में क्रिया आधारित शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। इसमें जोड़ घटाना वगैरह सिखाया जाएगा खेलकूद के माध्यम से, वो भी। और क्रिया आधारित, क्रिया के द्वारा ही शिक्षा इस 3 स्टेज में प्रदान की जाएगी। तो ये 3 स्टेज कहाँ से कहाँ तक हो गया, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक। अब अपन देखते हैं दूसरे सेकंड 3 का मतलब क्या है। इसमें मिडिल स्टेज आएगी। मिडिल स्टेज कहाँ से कहाँ तक आएगी, कक्षा 6 से कक्षा 8 शामिल होगी। इसमें क्या होगा, कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। अभी तक अपन कंप्यूटर का नॉलेज कॉलेजों में दिया जाता, अब कक्षा 6 से ही कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी जिससे कि बच्चे आगे अपना दिमाग विकसित करके सॉफ्टवेयर वगैरह बना सके। और क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी का ज्ञान इसी कक्षा 6 से दिया जाएगा। अर्थात क्या होगा, जैसे जो कुछ काम है, जैसे बढ़ईगिरी का काम है, माली का काम है, सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, रसोई का काम है, कुम्हार का काम, बिजली मिस्त्री, कलाकार आदि का काम सिखाया जाएगा इसमें वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत। इसमें वो सिखाया कैसे जाएगा, जो लोकल क्षेत्र में स्थानीय व्यवसाय होंगे वो भी दक्ष है, उनकी इसमें मदद ली जाएगी। स्थानीय दक्ष व्यवसायियों की मदद से 10 दिन की बैगलेस इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। यानी यहाँ पर जो भी स्थानीय दक्ष व्यवसायी होंगे उनके यहाँ बच्चों को 10 दिन तक बिना बस्ते के जो कुछ भी वहाँ सिखाया जाता उसको सीखने के लिए उनको भेजा जा सकता है। और क्या होगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्र भाषा के साथ साथ किसी एक भारतीय भाषा की भी शिक्षा दी जाए। अभी तक हमने देखा था मातृभाषा में शिक्षा दे रहे थे, स्थानीय भाषा में दे रहे थे, क्षेत्रीय भाषा में। इसके अलावा अब भारत में जो भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भारतीय भाषा की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ और क्या होगा, मैथ्स की शिक्षा दी जाएगी, साइंस की शिक्षा भी दी जाएगी और आर्ट, ये विषय भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या था, अभी तक जो कंप्यूटर कोडिंग वगैरह है, वोकेशनल एजुकेशन है, जी यहाँ से जब शुरू से दी जाएंगी तो कुछ ना कुछ उसके पास में एक स्किल होगी। जी स्किल डेवलप यहीं से कक्षा 6वीं से की जाएगी विद्यार्थियों में। अब हम देखते हैं 4 मीन्स, इसका मतलब है सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें क्या होगा, कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएँ आएंगी। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें शिक्षा लेंगे। स्ट्रीम सिस्टम जो रहती है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम विशेष को जो कि ख़त्म ही कर दिया जाएगा, इसलिए कोई भी विषय विद्यार्थी ले सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने गणित ले ली है तो इसके साथ में गणित के साथ फिजिक्स बायोलॉजी जरूरी नहीं होगा। यदि वो कॉमर्स का कोई विषय
चुनना चाहता है तो वो कॉमर्स ले सकता है, आर्ट का चुनना चाहता है वो आर्ट ले सकता है। विद्यार्थी की इच्छा पर निर्भर करेगा वो उसे कौन सा विषय लेना है। क्या होगा कि पहले से ही कुछ पूल बना लिए जाए, कुछ विषयों का एक ग्रुप बना लिया जाएगा, उसी के आधार पर विद्यार्थी चुनाव कर सकते हैं। इस जरूरी नहीं होगा कि वो किसी एक विषय के, साइंस विषय के भी ही सब्जेक्ट चुने, कोई विषय के सब्जेक्ट ले सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस का विकल्प दिया जाएगा, अर्थात विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कोई भी विषय ले सकते हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। यानी कॉमर्स का विद्यार्थी है तो बायो भी पढ़ लेगा और आर्ट का कोई भी इतिहास भी पढ़ लेगा, अब कोई इस प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। स्ट्रीम सिस्टम से हर 6 माह में परीक्षा ली जाएगी। अब कक्षा 9वीं से क्या होगा कि हर 6 माह में परीक्षा होगी। अभी 12 माह में परीक्षा होती है, अब हर 6 माह में परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विद्यार्थी, अभी वार्षिक परीक्षा होती तो दिसंबर जनवरी से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्च में परीक्षा होना। अब क्या करेंगे, परीक्षा पूरे साल करेंगे, क्योंकि हर 6 माह में परीक्षा होना है। और क्या होगा, विश्लेषणात्मक सोच और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, यानी उनको विश्लेषण करने की क्षमता विकसित की जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आ जाएगा शिक्षा में। फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या हुआ, अभी तक हमने कक्षा 8 तक देखा था कि भारतीय भाषा का ज्ञान दिया जाना, इसमें क्या होना, विदेशी भाषा का अध्ययन करवाया जाएगा कोई भी। अब ग्रेजुएशन डिग्री में क्या होगा, देखो ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की होगी। पहला वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री मिलेगी, चौथा वर्ष पूर्ण करने पर रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। क्या होता था, अभी हम ग्रेजुएशन करते थे उसमें बीए, बीकॉम या बीएससी करते थे, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, डिसिप्लिनरी सिस्टम अपनाया जाएगा, कोई विषय विद्यार्थी ले सकेंगे। अब उसकी बीए का स्टूडेंट है या बीएससी का है या बीकॉम का, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 1 साल यदि उसने अध्ययन कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त दे दिया जाएगा। डिप्लोमा 2 साल पर, तीसरा डिग्री, चौथे साल पर रिसर्च के साथ डिग्री। तो ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी। यदि वह है कोई भी स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 1-2 साल बाद यदि उसकी फिर से इच्छा होती है तो उसी विषय को आगे बढ़ाने की, तो जब वो ज्वाइन करेगा तो उसको दूसरे वर्ष में उसको क्या होगा, उसे प्रवेश मिलेगा। पहला साल उसका बर्बाद नहीं होगा, इसलिए ये व्यवस्था ऐसी की गई है। फिर क्या होगा, इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट क्या होता है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ये है कि यदि किसी विद्यार्थी ने एक विषय लेकर के कोई भी 1 साल उसने अध्ययन कर लिया, अब वो चाहता है ये विषय हमें कठिन है या हमें इसमें भविष्य नहीं दिख रहा, तो वो दूसरा विषय उसको वहीं छोड़ करके ले सकता है। तो जब वो यहाँ से लेगा तो यहाँ से उसकी क्या होगा कि वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और फिर दूसरे विषय में एंट्री ले लेगा। तो ये मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। अब वो क्या होगा जी, इसको पूरा करने के बाद वो चाह रहा है कि जो उसने 1 साल यहाँ पर पूरा कर लिया था वो आगे बढ़ना चाहता, तो वो फिर से इसमें एंट्री ले सकता है। तो ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट इसलिए बताया गया है ताकि बच्चों का जो साल बर्बाद हो जाते हैं अभी। यदि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है तो उसने 1 साल पढ़ाई कर ली, प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अब हर साल का मतलब होगा। और क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम चालू किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर बीएससी बीकॉम या बीएससी बीकॉम या बीए ऐसे कुछ भी कोई भी ये सब खत्म कर दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार कोई विषय यहाँ पर ले सकता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इसी को कहते हैं। अब क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में क्या होगा, 1 वर्ष या 2 वर्ष की होगी। 1 वर्ष या 2 वर्ष का मतलब ये है, यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ने 4 वर्ष की डिग्री ली है तो 4 वर्ष की डिग्री का जिसने ली है उसको पोस्ट ग्रेजुएट 1 वर्ष का करना पड़ेगा। जिसने 3 वर्ष की डिग्री ली है उसको 2 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगी। अच्छा, जो अभी हमने बताया था 4 वर्ष की जो डिग्री होगी ग्रेजुएट करने की, उसमें यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि 4 वर्ष में कि हमें किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, तो हम कितने वर्ष में ले सकते हैं, तो वो 3 वर्ष की डिग्री के बाद कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। दूसरा, जो 4 वर्ष की ग्रेजुएशन डिग्री लेंगे वे केवल 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएट बन जाएंगे। मतलब ये है कि इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का होना। अब मान ली जो ग्रेजुएशन डिग्री किसी ने 4 साल कर ली तो उसको 1 ही साल में पोस्ट ग्रेजुएट की 1 साल बिताना पड़ेगा। जो 3 साल की करेंगे उनको 2 साल की करना पड़ेगी।
जो 3 वर्ष की ग्रेजुएशन डिग्री लेंगे वे 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट बन जाएंगे। यहाँ पर है ना 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले 2 साल लगेंगे और जो 4 साल बताएंगे ग्रेजुएशन में उनको 1 साल लग जाएगा। 1 साल में ही भी पोस्ट ग्रेजुएट बन जाएंगे। अब देखेंगे परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी। तो कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षाएं होंगी। जो 5+3 था जो +3 इसमें तीसरी कक्षा में परीक्षा होगी, 5वीं में होगी और 8वीं में होगी। शेष में सब वो ऐसी असेसमेंट के आधार पर वो पास कर दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में स्ट्रीम सेमेस्टर सिस्टम से हर 6 माह में वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी। दोनों सेमेस्टर्स के कुल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट बनेगा। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 में क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे हर 6 माह परीक्षा होगी और इस प्रकार से वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी और जो रिजल्ट बनेगा दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ करके रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनाते समय स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ध्यान में रखा जाएगा, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम को ध्यान में एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ इन सभी को शामिल करके रिजल्ट बनाया जाएगा। अब रिजल्ट कैसे बनेगा जी है यहाँ पर दोनों सेमेस्टर के कुल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनाते समय स्टूडेंट्स का बिहेवियर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट के बाद जो अपन परीक्षा देंगे उसी के आधार पर नहीं बनेगा। 360 डिग्री असेसमेंट, इसमें क्या होगा, विद्यार्थी का खुद का असेसमेंट शामिल होगा और विद्यार्थी अपने आप को खुद को अंक देगा। पीयर्स असेसमेंट होगा। पीयर्स माने उसके जो कक्षा के सहपाठी हैं वे भी उसको अंक देंगे। टीचर्स असेसमेंट होगा, शिक्षक उसे अंक देंगे और विद्यार्थी जो कुछ भी पढ़ेगा उसको परीक्षा होगी उसमें जो अंक प्राप्त करेगा उसके आधार पर वो खुद अपने आप को अंक देगा, उसके साथी उसको अंक देंगे, उसके शिक्षक उसको अंक देंगे। ऐसा इसलिए है यदि जब साथियों को अंक देना है तो कक्षा में एक भाईचारे की प्रवृत्ति पनपेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे क्योंकि उनको भय रहेगा कि हमें सबसे बना के चलना, तब तो हमें हमारे साथी अंक देंगे। टीचरों से भी उनकी अच्छी मधुरता होगी क्योंकि शिक्षकों को भी हम मार्क्स देना है, इसी के आधार पर रिजल्ट शामिल किया जाना है। तो जी इस हिसाब से उनका रिजल्ट तैयार होगा। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10th और 12th हैं बोर्ड एग्जामिनेशन जारी रहेंगी। परंतु उन पर जो तनाव जो ज़्यादा रहता है परीक्षाओं का उसको लो स्टेक कर दिया जाएगा, कम बोझ डाला जाएगा, ज़्यादा उनको तनावपूर्ण नहीं बनाई जाएंगी। एग्जामिनेशन 2 भाग में होंगे, हर 6 महीने में परीक्षाएं होंगी। इनकी पैटर्न कैसा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड हो जाएगा। अन्य जो परीक्षाएं हैं वो भी तनाव रहित हो जाएंगी। एक भाग जो परीक्षाओं का होगा ऑब्जेक्ट में होगा, दूसरा भाग क्या होगा सब्जेक्ट बेस्ड, हमें इसमें थ्योरेटिकल आंसर लिखना पड़ेगा। और क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑफ 2 एग्जाम। 2 परीक्षाएं होंगी, उन्हीं के टोटल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के लिए। अब क्या होगा, एडमिशन इन कॉलेज। यदि किसी विद्यार्थी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या होगा, सबसे पहला तो है बेस्ड ऑन कट ऑफ, पहले तो कट ऑफ लिस्ट के आधार पर उसका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यदि कोई किसी भी स्टूडेंट का कट ऑफ के आधार पर नहीं होता तो बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम प्लस CAT एग्जाम, एक CAT परीक्षा होगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंक भी इस बोर्ड एग्जाम में जुड़ जाएंगे और फिर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो एडमिशन भी पहले तो उसने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर उसका एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो नंबर मिले हैं वे और जो बोर्ड में नंबर मिले वे दोनों को जोड़ करके उसका एडमिशन कॉलेज में ले लिया जाएगा। फिर क्या होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, स्टूडेंट जो भी जानकारी जितने भी परीक्षाएं पास करेगा, जितने भी सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा वगैरह प्राप्त करेगा वो उसका एक जगह संग्रह होता जाएगा। इससे उसकी जो सारी जानकारी वो एक जगह पर मिल जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एक जगह संग्रह डिजिटल रूप में संग्रहित कर लिए जाएंगे। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अभी तो हमें क्या होता है कि हर जगह कोई वैकेंसी निकली अपने सब डॉक्यूमेंट लगाना पड़ते हैं, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट के द्वारा, जैसे आधार कार्ड है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर आप उसी स्टूडेंट की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये सब कुछ साथ में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाएगा हर विद्यार्थी का,
जिससे जो डॉक्यूमेंट हमें हर जगह साथ ले जाने, ऐसा कुछ करने की अब आगे भविष्य में ज़रूरत नहीं होगी। अब स्कूल की फीस के बारे में क्या कहती है शिक्षा नीति? फीस से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। फीस के लिए एक कैप लागू कर दी जाएगी और उसी कैप के नीचे ही सभी स्कूल और कॉलेज फीस ले सकेंगे। यानी एक बता दिया जाएगा कि इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। उसी के अंतर्गत यानी उसी के नीचे ही सब स्कूल या कॉलेज फीस लेंगे। नियत फीस से अधिक कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। यानी कोई ज़्यादा फीस उससे जो एक बार निश्चित कर दी जाएगी उससे आगे फीस नहीं लगेगी। अब नई शिक्षा नीति 2020 है उसके समय देखेंगे कुछ और इसमें और क्या बदलाव आ सकता है। NCERT के द्वारा ECCE के लिए NCPEFCECCE तैयार किया जाएगा जो 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। यानी अभी जो शुरू के जो 5 शिक्षा नीति में पहला क्या है 5+3+3+4, तो जो पहले 5 हैं जो कि ये तैयार कर लिया गया 3 साल से, तो इसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा NCERT के द्वारा ECCE के लिए। ECC क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए एक अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर ये शिक्षा दी जाएगी। हर विद्यार्थी स्कूल से एक स्किल के साथ निकलेगा। एक स्किल के साथ निकलेगा मतलब क्योंकि उसको 6वीं कक्षा से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाएगा, इसलिए वो उसके पास में एक स्किल होगी। हर विद्यार्थी हर कॉलेज में संगीत की शिक्षा, कला की शिक्षा, साहित्य, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की शिक्षा ले सकेंगे क्योंकि डिसिप्लिनरी स्ट्रीम लागू कर दी गई है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये तैयार किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की स्थापना की जाएगी। परख का मतलब ये है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक संपूर्ण विकास के लिए ये परख तैयार किया जाएगा। अब आर्ट्स और साइंस, क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, वोकेशनल और एकेडमिक के बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अभी हम अंतर समझते हैं आर्ट का है जी स्टूडेंट, जी साइंस का स्टूडेंट है तो अंतर करते हैं। अब ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन विद्यार्थी आर्ट का है कौन साइंस का है। इसलिए आर्ट और साइंस के बीच क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल कूद वगैरह, अब विषय माने जाएंगे। वोकेशनल और एकेडमिक, व्यवसायिक और जो एकेडमिक है उनके बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्योंकि इनके जो भी विषय होंगे वे सब एक विषय बन जाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग को सेट किया जाएगा। यानी जो पब्लिक स्कूल होंगे और प्राइवेट स्कूल होंगे उनमें एक स्टैंडर्ड की इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों के लिए वो समान रूप से लागू होगा। इसलिए जहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी वहीं वैसे ही पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में भी होगी। टीचर्स एजुकेशन पर क्या है शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए, तो इसमें क्या होगा कि NCERT की मदद से NCFTE के द्वारा एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 बनाया जाएगा। यानी टीचरों के लिए एक NCERT की मदद से एक कोर्स तैयार किया जाएगा फ्रेमवर्क। अब उसमें क्या होगा 2030 तक शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता होगी वो 4 साल की एकीकृत B.Ed डिग्री होगी, या 1 साल की B.Ed डिग्री होगी या 2 साल की B.Ed डिग्री होगी। जी 4 साल की एकीकृत B.Ed डिग्री का मतलब ये है यदि कोई स्टूडेंट 12वीं कक्षा के बाद से शिक्षक बनने का उसने सोच लिया है तो वो 4 साल की B.Ed डिग्री कर लेगा। और 1 साल का मतलब क्या है, यदि किसी स्टूडेंट ने क्या किया है कि MA की बात कर रहा है वो, तो वो उसको 1 साल की B.Ed डिग्री होगी। 2 साल की B.Ed डिग्री आने दी कोई जो ग्रेजुएशन की बात कर रहा है तो उसको 2 साल की B.Ed डिग्री मिलेगी। इसको करना पड़ेगा, तो ये इसका लिए योग्यता होगी। तो ये कब तक है 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा क्या है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD तैयार, CPD होगा। CPD का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक बार आप टीचर बन गए आप बने ही रहो, अब आपकी ये परमानेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, प्रत्येक शिक्षक को प्राचार्य को कम से कम 50 घंटे देने होंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिससे आपकी जो दक्षता है वो बढ़े। इसका ना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको करते रहना होगा। इसके लिए चाहे आप टीचर हो चाहे आप प्रिंसिपल हो, सभी के लिए हर वर्ष 50 घंटे देने ही होंगे। इलेक्शन को छोड़कर किसी भी काम में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, केवल इलेक्शन में लगाई जाएगी। स्थानांतरण पदोन्नति या अति आवश्यक होने पर ही होगा, नहीं स्थानांतरण ज़्यादा नहीं होंगे।
स्थानांतरण होंगे, लेकिन कब, जब पदोन्नति हो जाए किसी की तब हो सकता है, या अति आवश्यक ही है तभी होगा। नियुक्ति के समय डेमो देना पड़ेगा और इंटरव्यू दो जरूरी हो जाएंगे। जब टीचर की नियुक्ति होगी तो उसको कैसे पढ़ाएंगे आप, डेमो देना पड़ेगा ये, और इंटरव्यू तो होगा ही, इंटरव्यू भी होगा और डेमो भी आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी नियुक्ति टीचर के पद पर हो पाएगी। सभी स्तरों पर 5, 3, 3 और 4 इन पर टेट अनिवार्य होगा। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा 2022 तक एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST विकसित कर लिया जाएगा। टीचरों के लिए एक स्टैंडर्ड विकसित कर लिया जाएगा जो सभी शिक्षकों को वो योग्यता तो होना ही चाहिए, नहीं होगी तो शिक्षक से बाहर कर दिया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति 2020 इसके गुण और इसमें कौन कौन सी विशेषता है। पहला विशेषता तो ये है GDP का 6%। दूसरी विशेषता क्या है, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाना। तीसरी विशेषता क्या है, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी है। चौथी से क्या है, स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं। इससे क्या विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। और स्कूल फीस जो है उस पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो वो एक नियमित फीस लगेगी। तो अभी यानी GDP का 6% लगेगा, इससे ज़्यादा पैसे आएंगे तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी तो बच्चे के पास स्किल हो जाएगी। व्यवसाय शिक्षा 6वीं से दी जाएगी, इससे भी बच्चों को फायदा होगा। स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा, विद्यार्थी अब आर्ट कॉमर्स जी इस प्रकार से नहीं पहचाने जाएंगे, विद्यार्थी केवल कोई विषय ले सकेंगे। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट क्या है, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है वे फिर से पढ़ाई चालू कर सकते हैं। स्कूल फीस एक लिमिट हो जाएगी। इसमें कुछ दोष या कमियां भी हैं, जैसे पहली क्या, भाषा की समस्या। भाषा की समस्या इसमें बताया गया है कि जो स्थानीय भाषा में ही क्या होगा, शिक्षा दी जाएगी। मान लीजिए इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कोई अधिकारी है ऑफिसर, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो दूसरी जगह गया, तो अब यहाँ पर मान लीजिए वो पंजाब में था तो पंजाबी भाषा में शिक्षा दी जा रही थी, वो अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में आ गया तो उसको दूसरी भाषा में शिक्षा, तो यहाँ पर ये समस्या आ जाएगी उससे। दूसरा, अंग्रेजी को प्राथमिकता देना जरूरी था, जो इसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी ही आजकल सार्वभौमिक भाषा है, उसमें कई प्रकार का नॉलेज विद्यार्थी ले सकते हैं, तो वो ज़रूरी था। इसको लागू करना कठिन है। लागू करना कठिन इसलिए बनाया गया कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको लागू करने में बहुत परेशानी जाएगी। और जैसे मान लीजिए व्यवसाय शिक्षा के लिए 6वीं से बताया गया, अब व्यवसाय शिक्षा के लिए कहाँ पर ढूंढे जाएंगे, कहीं पर व्यवस्था है कहीं पर नहीं है, तो इसलिए उसमें कठिनाई आएगी लागू करने में। शिक्षा का केंद्रीकरण किया गया। इसमें क्या हुआ था कि शिक्षा एक समृद्धि विषय है, इसमें केंद्र भी नीति बना सकता है, राज्य बना सकता है, परंतु इसमें अधिकतर केंद्र के द्वारा ही इसमें केंद्र के नियम लागू होने वाले हैं अब, इसलिए इसका कह सकते हैं केंद्रीकरण है। फिर अगला है प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं। प्रजातंत्र के अनुरूप का मतलब ये है कि इसमें चूँकि केंद्र का ही अपना चल रहा है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के हिसाब से बनना चाहिए थी जी, क्योंकि कोई सभी प्रकार की जो केंद्र ने एक बार निश्चित कर लिया, वे सारी सुविधाएं हर जगह पर नहीं हैं, तो हो सकता है तो कह सकते हैं प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं है। प्रजातंत्र में सब कुछ शामिल किया जाता है, इसमें भी शामिल नहीं किया जाता है। ये सारी मैं देख रहा हूँ इसमें शायद ये परेशानियाँ या कमियाँ इस नई शिक्षा नीति में हैं। तो वैसे कि ये कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है, इसमें विद्यार्थियों को बहुत लाभ होने वाला है, अभिभावकों को भी लाभ होने वाला है, और अपने देश का, क्योंकि यदि विद्यार्थी भी पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो अपने देश का भी बहुत अधिक विकास होने वाला। कमियां तो सभी में होती हैं, तो इसमें भी अपन कमियां देख सकते हैं, परंतु जब ज़्यादा गुण हो तो कमियां दिखाई नहीं देती हैं, गुणों के द्वारा उन कमियों को ढक लिया जाता है। तो ये कोई मायने नहीं रखेंगे कमियाँ, और विद्यार्थियों को बहुत अधिक विकास होगा, और हमें आगे भविष्य में एक बहुत ही विकसित और सुशिक्षित भारत देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये शिक्षा नीति पर कुछ विचार थे जो मैंने अपने हिसाब से रख दिए हैं। आपको समझ में आ गया है ऐसा मैं आशा करता हूँ।